अब आशियाना में 4 बजे तक आप ही आप हैं SR यानी संतोष राव के साथ। तुम्हारी नजर क्यों खफा हो गई, खता बख्श दो गर खता हो गई। तुम्हारी नजर क्यों खफा हो गई, खता बख्श दो गर खता हो गई। हमारा इरादा तो कुछ भी न था, तुम्हारी खता खुद सजा हो गई। हमारा इरादा तो कुछ भी न था, तुम्हारी खता खुद सजा हो गई। जी हाँ, तुम्हारी नजर क्यों खफा हो गई, खता बख्श दो गर खता हो गई। दोस्तों, फिल्म दो कलियां फिल्म में विश्वजीत अपनी खता मानकर माफी की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन माला सिन्हा कहां इतनी जल्दी मानने वाली थी। इसीलिए जैसे ही विश्वजीत ने कहा कि तुम्हारी नजर क्यों खफा हो गई, खता बख्श दो गर खता हो गई, तो उसके जवाब में माला सिन्हा ने तुरंत जवाब दिया कि हमारा इरादा तो कुछ भी न था, तुम्हारी खता खुद सजा हो गई। दोस्तों, कुछ ऐसा ही हर पति पत्नी के बीच होता है कि पति माफी मांगता है, बेशक उसकी गलती हो या ना हो, लेकिन पत्नी उसको माफ करने के मूड में इतनी जल्दी तैयार नहीं होती है। अब इसको पत्नी की अदा कहें या हम फिर नाराजगी कहें, ये पत्नी से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। लेकिन थोड़े समय के लिए अगर ऐसा हो तो रिश्ता और प्यारा बन जाता है। लेकिन जब पत्नी की यही अदा वास्तव में पति को एक सजा लगने लगे, तब हो जाना चाहिए एक दूसरे को सतर्क है और बिना देरी किए सब कुछ भूलकर, जी हाँ, सब कुछ नाराजगी भूलकर एक दूसरे से ये इकरार करना चाहिए। फिर तुम पे प्यार आया है, आज फिर तुम पे प्यार आया है, बेहद और बेहिसाब आया है। फिर तुम पे प्यार आया है, आज फिर तुम पे प्यार आया है, बेहद और बेहिसाब आया है। आज फिर तुम पे प्यार आया है, आज फिर तुम पे प्यार आया है, बेहद और बेहिसाब। दोस्तों, 1988 की फिल्म दयावान का ये गीत आज फिर तुम पे प्यार आया है, बेहद और बेहिसाब आया। वैसे तो किसी और संदर्भ में गीतकार अजीज कैसी ने इस गीत को लिखा था, लेकिन इन शब्दों में कि आज फिर तुम पे प्यार आया है, बेहद और बेहिसाब आया है, इन शब्दों में इतनी ताकत है कि अगर एक पार्टनर दूसरे पार्टनर से ये कहे कि आज फिर तुम पे प्यार आया है, बेहद और बेहिसाब आया है, तो यकीन मानिए नाराज दिल में भी है ना, मोहब्बत अंगड़ाई लेने लगेगी और छलकने लगेगा प्यार का जाम कुछ इस अंदाज में। बाहों के दरमियां दो प्यार मिल रहे, बाहों के दरमियां दो प्यार मिल रहे, जाने क्या बोले मन डोले सुन के बदन, धड़कन बनी जुबान। बाहों के दरमियां दो प्यार मिल रहे हैं, जाने क्या बोले मन डोले सुन के बदन, धड़कन बनी जुबान। बाहों के दरमियां। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना SR यानी संतोष राव के साथ। आकाशवाणी FM रेनबो। आँखों की गुस्ताखियाँ माफ हो,
जुबान तुमसे ये वो कहती है। आँखों की शर्मो हया माफ हो, तुम्हें देख के छुपती है, उठी आँखें जो बात न कह सकी, छुपी आँखें वो कहती है। आँखों की गुस्ताखियाँ माफ हो। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना एसआर यानी संतोष राव के साथ। आकाशवाणी FM रेनबो। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना, मेरे साथ यानी एसआर यानी संतोष राव के साथ, और चैनल है आकाशवाणी का FM रेनबो। दोस्तों, अभी जो गीत हमने आपको सुनाया वो गीत था हम दिल दे चुके सनम का। और वैसे दोस्तों, ये हम सब जानते हैं कि ऐसी प्यार भरी मस्ती जो सलमान खान और ऐश्वर्या राय के बीच फिल्म के इस गीत में दिखाई गई थी, वो रिश्ते को और मजबूत बनाती है। लेकिन कभी कभी कुछ जाने अनजाने ऐसी गुस्ताखियां हो जाती हैं जिसको सामने वाला माफ करने के मूड में नहीं रहता है। दोस्तों, माफ न करना रिश्ते पर कितना भारी पड़ सकता है, ये बात करते हैं देहरादून की लाइफ कोच और काउंसलर आशिया फिलिप से। हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। हेलो। हेलो नमस्कार मैम। सर नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा, देहरादून का मौसम कैसा है अभी? ठंडा है। अच्छा, ठंडा है। वैसे आप मसूरी में रहती हैं, हाँ। है ना? मैं मसूरी में रहती हूँ सर। अच्छा, वहाँ तो वैसे भी 12 महीने 24 घंटे सब ठंडा ही ठंडा रहता है। जी सर। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि पहाड़ों पर कभी गर्मी पड़ी हो? जी हाँ, बिल्कुल होता है। कब होता है? पहाड़ों पे गर्मी भी होती है। कब, किस मौसम में? सर जून जुलाई 2 महीने ही रहता है, उसके बाद तो वो भी इतना ज्यादा नहीं रहता जितना आप लोगों के दिल्ली वगैरह की तरफ होता है। क्योंकि हम तो जब भी गए, चाहे हम मई में गए, जून में गए या दिसंबर में गए, जनवरी में गए, हमेशा ठंडी पाई हमने। सर अपनी अपनी फील की बात है, हम वहाँ रहते हैं तो हमें गर्मी का फील, हमारी गर्मी का फीलिंग अलग है, आप लोगों का वो अलग है, थोड़ा सा माइंड से भी कनेक्ट होता है। ओके, चलिए अब बात करते हैं मुद्दे पर। सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा कि माफ न करना रिश्ते पर कितना भारी पड़ सकता है? सर माफ ना करना तो रिश्ते पे बहुत भारी पड़ता है, क्योंकि माफ करना बहुत जरूरी है किसी भी रिश्ते के लिए। तो मैं समझती हूँ माफ ना करके तो कहीं ना कहीं हम चीजों को और कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं, और गलती तो सबसे होती है, अगर सामने वाले से हुई है तो कल आपसे भी हो सकती है। तो मैं समझती हूँ कि माफ करना हाँ जी जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। लेकिन अक्सर पति पत्नी के बीच में देखा गया है, पति तो जल्दी मान जाता है लेकिन पत्नी बहुत टाइम लगाती है, उसकी अदा कहें, नाराजगी कहें, वगैरह कुछ भी कहें, लेकिन नुकसान तो उसका भी होता है ना? दोनों का होता है सर, जो रिश्ते में तो दोनों है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि अगर पति ने गलती करी है तो पत्नी को नहीं माफ कर देना चाहिए, पत्नी को माफ कर देना चाहिए, पत्नी से गलती होती है पति को माफ कर देना चाहिए, क्योंकि ये एक दोनों का एक ऐसा रिश्ता है जहाँ पर दोनों ही पार्टीज को आपस में एक दूसरे पर ट्रस्ट बनाए रखना है। गलतियां हम सबसे होती है, हम इंसान हैं, हमसे गलतियां होती हैं, और गलतियां करना मैं समझती हूँ को गलत भी नहीं है। अगर हम गलत नहीं करेंगे तो सही कहाँ से कर पाएंगे? तो मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं गलती भी करना अच्छी बात है, नई चीजें सीखने के लिए, उस रिश्ते को और स्ट्रांग करने के लिए अगर गलतियां होती भी हैं तो मैं समझती हूँ माफ कर देना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन जब एक पार्टनर माफी ना करे और वो इसी मूड में रहे, मुंह फुलाकर बैठी रहे या बैठा रहे, बात नहीं करना और इस तरह का व्यवहार करना परिवार में थोड़ा टेंशन क्रिएट नहीं कर देता है? जी हाँ, कर देता है, बिल्कुल करता है। परिवार में टेंशन भी क्रिएट करता है, आपस में भी मैं समझती हूँ। ठीक है, देखो सर इसमें एक चीज होती है कि हर्ट हुआ है, तकलीफ पहुंची है, टाइम लगता है, बट मैं समझती हूँ कि सामने वाला अगर बार बार ट्राई करता रहे और अच्छी इंटेंशंस के साथ में, तो मैं समझती हूँ पति या पत्नी कोई भी वहाँ पे उस पोजीशन पे हो माफ कर ही देगा। मतलब आप भी मानती है गलती को सुधारने का मौका दिया जाना चाहिए? पहली बात तो सर यहाँ पे गलती के पैरामीटर्स अलग अलग होते हैं, ये देखा जाए कि गलती हुई किस बारे में, पहली बात तो ये। और गलती कोई
गलती को अगर देखा जाए तो सर गलती गलती से हो जाती है ना, जानबूझ के तो की नहीं गई है। तो मैं समझती से माफ कर देना चाहिए। गलती और गुनाह में थोड़ा सा फर्क होता है। गलती जो बिना सोचे समझे अनजाने में हो जाती है, गुनाह जो प्लानिंग से होता है। तो मैं सोचती हूँ कि एक बार गुनाह के लिए तो सजा दे सकती हूँ, लेकिन किसी इंसान ने अनजाने में कुछ कर दिया तो उसको किस बात की सजा। मैं सोचती हूँ माफ कर देना चाहिए। लेकिन जो रिश्ते में रूठना मनाना है जी, वो फिर क्या है? वो तो प्यार है। कोई नहीं होगा तो क्या होगा? नहीं तो यही तो बात आ जाती है ना। मैंने अक्सर कई परिवारों में ये देखा है कि पति पत्नी के बीच तकरार बहुत होती है, लेकिन प्यार भी उतना ही होता है। लेकिन बात आज हम कर रहे हैं कि माफ न करने की। गलतियां हो गई, ठीक है। अगर सपोज करिए हस्बैंड को तौलिया यहाँ पर रखने की आदत है, शूज को वहां फेंकने की आदत है, मतलब कुछ भी चीज है कि सिस्टमेटिक ढंग से नहीं कर पाता है घर पर, अक्सर पुरुषों में यही आदत पाई जाती है। उसी पे नाराज पत्नी हो जाती है और वो नाराजगी फिर कुछ ज्यादा ही लंबी चली जाती है, तब क्या? छोटी छोटी बातें हैं, ये तो एक रिश्ते का मैं समझती हूँ मेन एसेंशियल्स है कि अगर यही नहीं होगी तो हमारे पास बात करने के मुद्दे भी कहाँ मिलेंगे। हर इंसान, आप एक बताइए, कोई भी चीज परफेक्ट अच्छी लगती है? नहीं लगती है। जब तक वो परफेक्शन में नहीं जाती तब तक वो अच्छी लगती है। अगर बार बार वो कहेंगे नहीं, आप उन्हें बोलोगे नहीं, तो आपस में नोक झोंक नहीं होगी, आपका प्यार आगे नहीं बढ़ेगा। तो मैं समझती हूँ कि ये बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं, एक घर को लाइवली बनाने के लिए मैं समझती हूँ जरूरी भी है। और इसको एंजॉय करें, इसको सीरियस ना लें। लेकिन अगर इसको हम जरा दूसरे अंदाज में बात करें, अगर अभी तो पत्नी नाराज हो गई है, पति बार बार इर्द गिर्द घूम रहा है, बात कर रहा है, कह रहा है कि चलो हम तुमको शॉपिंग पर ले चलेंगे, चलो हम तुमको मूवी दिखाएंगे, तुमको बाहर के लिए रेस्टोरेंट ले चलेंगे, बहुत है, तभी पत्नी मान नहीं रही है। अगर इसको हम दूसरे अंदाज में देखें, दूसरे तरफ से देखें और ये देखें कि पति नाराज हो गया है, ठीक है, और पत्नी मनाने की कोशिश करती, थोड़ी सी मुस्कुरा देती और पति मान जाता है। सर अपने अपने ना एक चीजों को एक्सेप्ट करने की क्वालिटीज जो होती है अलग अलग होती है। पति होता है ना, हमारी दो तरह की थिंकिंग होती है। एक तो हम रैशनल माइंड से सोचते हैं, एक हम इमोशनल माइंड से सोचते हैं। पत्नियां अधिकतर इमोशनल माइंड से सोचती हैं। तो वो चीजों को बहुत ज्यादा ले जा लेती हैं। और जो मेल जो होते हैं वो रैशनल माइंड से सोचते हैं। वो सोचते हैं कि चलो टाइम क्यों बेकार करना है, वो टाइम जो हम रोटने बनाने में लगेंगे उसको रिश्ते को और खूबसूरत भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि पत्नी ऐसा नहीं सोचती, वो भी सोचती है, लेकिन बस थोड़ा सा ये होता है कि उन्हें पैम्परिंग ज्यादा चाहिए होती है। मैं भी एक लेडी हूँ, अगर मुझे भी उससे भी कोई रूठेगा तो मुझे लगेगा कि कम से कम वो थोड़ा सा मुझे मनाए। और ये जरूरी नहीं है कि शॉपिंग से पत्नियां मानती, नहीं, पत्नियों के लिए प्यार जरूरी है। शॉपिंग तो आप कराओगे ही, वो कोई बात नहीं है, शॉपिंग कराओगे, खाने को भी लेके जाओगे, लेकिन वो तो अधिकार है, वो तो है, सर बनता है। लेकिन जो सबसे मेन चीज की यहाँ पे जरूरत है समय देने की और बैठ करके बातचीत करने की और प्यार देने की, कहीं ना कहीं को एक समय देने की। मैं समझती हूँ वो रिक्वायरमेंट पत्नियों को ज्यादा होती है रेदर देन आपका बाहर जाकर के लंच करना या डिनर करने से या कोई गिफ्ट दिलाने से। गिफ्ट तो कभी भी ले सकती है आपसे, वो ले लेंगे, लेकिन मैं समझती हूँ गिफ्ट से ज्यादा कीमती है समय। जी, आपने एक बात बोली अभी बीच में बातों ही बातों में कि पति जल्दी मान जाते हैं, ये उनकी अच्छी आदत होती है। तो मतलब हम मान सकते हैं कि पति ज्यादा बेहतर है? सर मैं तो ये कहूँगी दोनों ही बेहतर है। मैं आपकी बातों को थोड़ा सा परखना चाह रहा था। और पत्नी के बगैर पति अधूरा है, दोनों ही इक्वली इम्पोर्टेंस है सर। जी बिल्कुल सही कहा आपने। जिंदगी इम्तिहान लेती है और बस पति पत्नी को समझने की जरूरत है कि किस समय किन शब्दों का इस्तेमाल किया जाए, किस तरह से एक दूसरे की फीलिंग्स की कदर की जाए, एक दूसरे को इज्जत दिया जाए। हम बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन यही गीत है जिंदगी इम्तिहान लेती है, सुन लेते हैं पहले आकाशवाणी के FM रेनबो पर। आप बने रहिएगा हमारे साथ फोन लाइन पर। ठीक। इम्तिहान लेती है,
ये सच्चाई है कि जिंदगी इम्तिहान लेती है, लेकिन पास वही होता है जो समझदार इंसान कहलाता है। हमारे साथ हैं देहरादून की लाइफ कोच और काउंसलर आशिया फिलिप। आशिया जी, एक बात जानना चाहूंगा आपसे। जी। जब पति पत्नी के बीच जब ये मन मुटाव हो जाता है, मतलब ये रूठ जाता है कोई एक साथी, कोई भी, चाहे पत्नी रूठे या पति रूठे, लेकिन एक पार्टनर जब ज्यादा समय तक के लिए रूठा रहता है और दूसरे पार्टनर को उसका रूठना एक सजा लगने लगती है, ऐसे वक्त में एक पार्टनर को क्या करना चाहिए? कौन से वाले पार्टनर की बात कर रहे हो आप? जो बार बार ट्राई कर रहा है वो, या फिर जो रूठा हुआ है वो? नहीं, जो ट्राई कर रहा है, क्योंकि उसे तो सजा लगने लगी ना। अभी तक तो सपोज करिए पत्नी रूठ गई, अब वो मान नहीं रही है, ठीक है, अब उसकी अदा हम कहें कि वो कुछ और चाह रही है, जैसे कि उसके मन में कुछ और चल रहा है, या वो चाहती है कि ऐसे माफी मांगे तब, वगैरह वगैरह, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब ज्यादा दिन तक हो रहा है, कई बार उसने कोशिश की लेकिन कामयाब नहीं हो पाया वो, तो उसको ऐसा लगने लगा अरे ये तो एक सजा हो गई मेरे लिए। तब उस वक्त पति को क्या करना चाहिए? तो जैसे आपने भी बोला ना, सजा जी, तो अगर पति को लग रहा है कि मेरे लिए सजा हो गया है, मैं बार बार वापस को मना रहा हूँ, नहीं मान रही और मेरे लिए अभी एक सजा बनता रहा है, तो यहाँ पे आपको ये सोचने की जरूरत है कि आपकी पत्नी जो है ना आपसे ही बिलोंग करती है, और आपसे ज्यादा ये चीज उसके लिए सजा है। आप तो बाहर जाके काम कर रहे हो, माइंड डाइवर्ट कर ले रहे हो, वो तो आपके घर को संवार रही है, सजा रही है, सब कुछ कर रही है ना, कर तो वही रही है जो आपसे आपसे जुड़ा है, आपके बच्चे देख रही है, आपके परिवार को देख रही है, तो कहीं ना कहीं वो भी उस सजा को भुगत रही है अंदर ही अंदर। ये जानना बहुत जरूरी है कि जिस कंडीशन में आप हो ना, आपकी पत्नी भी उसी कंडीशन में है। पति पत्नी के लिए एक चीज कही जाती है, जैसे कि हम एक इंडियन कल्चर को फॉलो करते हैं, तो हमारे हिंदुस्तान में जैसे कि बात की जाए शिव पार्वती की, तो शिव पार्वती की अगर बात की जाए तो एक अर्धनारीश्वर का एक परफेक्ट बैलेंस आपने देखा होगा कि कहीं भी ऐसा नहीं किया गया है कि किसी को भी आधा आधा ज्यादा दिया गया, एक परफेक्ट बैलेंस। पति पत्नी का हमेशा एक परफेक्ट बैलेंस, जो एक कहते हैं ना बेटर हाफ, तो जब बेटर हाफ, आप अपने आधे शरीर के साथ में कुछ भी गलत नहीं कर सकते। आप अपने आधे शरीर के, अगर आपका आधा शरीर काम नहीं कर रहा हो, तो आपको क्या लगता है कि आपका आधा शरीर काम करेगा? नहीं करेगा। तो जैसे अगर वो पति के लिए सजा बन गया है, तो पति को ये सोचना ज्यादा जरूरी है कि पत्नी के लिए भी इक्वली सजा दे रहा है उसको अंदर ही अंदर। बस ये है कि आप ट्राई कर रहे हो, मान नहीं रही है, लेकिन सेम दर्द से वो भी गुजर रही है जिस दर्द से आप गुजर रहे हो। ये तो एक तरफा बात हो गई ना, एक पार्टनर क्योंकि वो अपने ही सोच में डूबी हुई है और वो माफ न करने का मूड बना चुकी है या चुका है, तो रिश्ते को बचाए रखने का फिर रास्ता क्या बचता है? तो ट्राई करते रहना, एकमात्र रास्ता यही है। नहीं, वही तो मैं जानना चाह रहा हूँ, कितने दिन तक ट्राई करना चाहिए फिर? सबसे ज्यादा दिन तक तो मैं समझती हूँ कि नहीं होता है, और अगर ट्राई करते हुए नहीं हो रहा है तो आप तरीके बदल लीजिए। अच्छा, आपके कहने का मतलब ये हो गया कि अगर अच्छा आशियाना चाहिए, एक अच्छे वातावरण में जिंदगी, परिवार को गुजरने वाला वातावरण बनाना है, तो एक दूसरे को समझना होगा, एक दूसरे को प्यार करना होगा, एक दूसरे की कमियों को मतलब एक्सेप्ट करना होगा, है ना, एक दूसरे के सामने। आपने मेरे को पहले वाले इसमें एक पूछा था कि गलती को सुधारने का क्या मौका देना चाहिए, तो एक चीज मैं आपको दोबारा बताना चाहूंगी कि नहीं, गलती सुधारने का मौका मैं समझती हूँ कि वेस्ट ऑफ टाइम है। गलती ना सुधारें, अपने रिश्ते को सुधारें। अच्छा, ये गलती जो होनी थी वो हो गई, तो यहाँ पे उन गलतियों की वजह से, उन कड़वाहट की वजह से बार बार हम उन्हीं चीजों को याद करते रहते हैं, उन्हीं सब चीजों के लिए प्रोवोक करते रहते हैं एक दूसरे को। तो मैं समझती हूँ कि गलती को छोड़ दीजिए, वो हो गई, उसका कुछ नहीं हो सकता। बेहतर है कि उन गलतियों की वजह से अपने रिश्ते पे आंच ना आने दें, उस रिश्ते को सुधारें। ये दोनों के लिए जानना जरूरी है। जैसे आपने कहा कि पत्नियां मानती नहीं है, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि हमें मालूम है कि तकलीफ आपको भी है, लेकिन कोशिश करिए। एक जगह एक पिक्चर, एक मूवी थी, उसका एक डायलॉग है, मुझे बहुत दिल को छू के जाता है वो, जब भी मैं उस मूवी को देखती हूँ। तो वो डायलॉग ये था कि दो लोग साथ इसलिए नहीं रहते कि वो भूल जाते हैं, दो लोग साथ इसलिए रहते हैं क्योंकि एक दूसरे को माफ कर देते हैं। बिल्कुल, तो बहुत ही खूबसूरत सी बात मैंने उस मूवी में देखा था। तो मैं समझती हूँ पति पत्नी का रिश्ता एक ऐसा ही रिश्ता है, क्योंकि गलतियां सबसे होती है। अगर एक दूसरे की गलतियां लेकर के हम बैठे रहेंगे, वो भी पॉसिबल नहीं है, उन्हें भूल जाना भी पॉसिबल नहीं है। बेहतर है माफ करें और आगे बढ़े। बिल्कुल, माफ कर देने से इंसान छोटा नहीं हो जाता,
नहीं हो जाता। दूसरी बात, माफी मांगने वाले को भी एक हर किसी की बस की नहीं होती है सर माफी मांगना। बिल्कुल। अगर आपका पति आपसे माफी मांग रहा है तो सोचिए उसने उस चीज को रियलाइज किया है कि उसने क्या गलत किया है। और मैं समझती हूँ कि अगर कोई इंसान ये रियलाइज कर ले तो वही सबसे बड़ा पश्चाताप है। माफ कर देना चाहिए। बिल्कुल सही कहा। बहुत अच्छी बात आपने बोली कि माफ करना सीखना चाहिए और रिश्ते की मजबूत जड़ यही है, एक दूसरे को माफ करना सीखना। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करते हुए। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। आकाशवाणी FM रेनबो। जिस दिन तेरी मेरी बात नहीं होती, जिस दिन तेरी मेरी बात नहीं होती, दिन नहीं गुजरता रात नहीं होती, दिन नहीं गुजरता रात नहीं होती, नहीं लगदा दिल तेरे बिना, नहीं लगदा दिल तेरे बिना, नहीं लगदा दिल तेरे बिना, नहीं लगदा दिल तेरे बिना। जिस दिन तेरी मेरी बात नहीं होती, जिस दिन तेरी मेरी बात नहीं होती, दिन नहीं गुजरता रात नहीं होती, दिन नहीं गुजरता रात नहीं होती, नहीं लगदा दिल तेरे बिना, नहीं लगदा दिल तेरे बिना, नहीं लगदा दिल तेरे बिना, नहीं लगदा दिल तेरे बिना। जी हाँ, जब दिल में एक दूसरे के लिए इतना प्यार है तो नाराजगी को त्याग कर माफ कीजिए और प्यार की गंगा में डुबकी लगाते हुए अपनी जिंदगी को खुशियों से भर लीजिए। तो इसी सजेशन के साथ हम आशियाना प्रोग्राम का पहला सेगमेंट समाप्त करेंगे, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि हमारा म्यूजिकली सफर आपके साथ जारी रहेगा दिल विच दिल्ली के माध्यम से। तो बने रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी का FM रेनबो SR यानी संतोष राव के साथ। दिल्ली वालों को रेनबो की सौगात दिल विच दिल्ली यानी दिल्ली NCR विद SR। चलाओ ना नैनों से बाण रे, जान ले लो ना जान रे, जान ले लो ना जान रे। चलाओ ना नैनों से बाण रे, चलाओ ना नैनों से बाण रे, जान ले लो ना जान रे, जान ले लो ना जान रे। कहीं निकल न जाए, कहीं निकल न जाए, कहीं निकल न जाए, कहीं निकल न जाए हमरी बॉडी से, हमरी बॉडी से, हमरी बॉडी से प्राण रे, हमरी बॉडी से प्राण रे। चलाओ ना नैनों से बाण रे, चलाओ ना नैनों से बाण रे, जान ले लो ना जान रे, जान ले लो ना जान रे, जान ले लो ना जान रे। शामिल ना हो, शामिल ना हो, शामिल ना हो, शामिल ना हो हमरा भूतों में, हमरा भूतों में, हमरा भूतों में नाम रे,
सबूतों में नाम रे, चलाओ ना नैनों से बाण रे, जान ले लो ना जान रे। जी हाँ, जान ले लो ना जान रे, जान ले लो ना जान रे। दोस्तों ऐसा कहने की हिम्मत है ना, होनी चाहिए। बड़ी हिम्मत पड़ती है इस बात को कहने के लिए कि जान ले लो ना जान रे। अरे जिससे हम इतनी मोहब्बत करते हो वो भला हमारी जान कैसे ले सकती है ना। लेकिन फिर भी ये कहना कि जान ले लो ना जान रे, इसके लिए बड़े कलेजे की जरूरत पड़ती है। और दिल्ली वालों के पास न सिर्फ बड़ा दिल है बल्कि बड़ा कलेजा भी है। ये न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पूरे विश्व में सब लोग जानते हैं और बखूबी तौर से जानते हैं। इसीलिए जो भी दिल्ली आता है, यहाँ के लोगों से मिलता है तो उसके बाद यही कहता है, आजा आजा जिंद शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले। आजा आजा जिंद शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले। जी हाँ, जय हो की तूती तो बसती है दिल्ली की और दिल्ली वालों की, इसमें कोई दो राय नहीं। इसीलिए लोग दिल्ली के बारे में बहुत कुछ कहते हैं। जी हाँ, बहुत कुछ कहते हैं, जैसे आइए दिल्ली शहर में आइए जनाब, आइए दिल्ली शहर में आइए जनाब, शेरो शायरी का खजाना पाइए जनाब, उर्दू घर में जमती है महफिलें यहाँ, उर्दू घर में जमती है महफिलें यहाँ, शेर नशिस्त मुशायरे के शौकीन है जनाब, उठाइए लुत्फ शायरी का या पढ़िए कलाम, हुस्नो इश्क के कसीदे बड़े जनाब, लगता है पुस्तकों का मेला भी, लगता है पुस्तकों का मेला भी दिल्ली में, मनपसंद पुस्तकें पाएंगे आप यहाँ जनाब, आप यहाँ जनाब। कभी शाम ढले तो मेरे दिल में आ जाना, कभी चांद खिले तो मेरे दिल में आ जाना, कभी शाम ढले तो मेरे दिल में आ जाना, कभी चांद खिले तो मेरे दिल में आ जाना, मगर आना इस तरह तुम कि यहाँ से फिर न जाना, कभी शाम ढले तो मेरे दिल में आ जाना, कभी चांद खिले तो मेरे दिल में आ जाना। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना के तहत दिल विच दिल्ली, एसआर यानी संतोष राव के साथ। आकाशवाणी FM रेनबो। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम दिल विच दिल्ली, मेरे साथ यानी एसआर यानी संतोष राव के साथ है। दोस्तों, दिल्ली में बेशक सर्दी खूब पड़ती हो, गर्मी से लोग बेहाल हो जाते हो या भीड़ भाड़ से लोगों को परेशानियां होने लगती हो, ये प्रदूषण की वजह से भी सांस लेने में दिक्कत आ जाती है, फिर भी ये दिल है कि मानता नहीं, खिंचा चला आता है दिल्ली की ओर। चाहे जाने माने शायर बशीर बद्र ये कहें कि चाहे कोई कहे कि दिल्ली की बस्ती पुरानी दिल्ली है, दिल्ली की बस्ती पुरानी दिल्ली है, जो भी गुजरा है उसी ने लूटा है, या कोई ये कहे कि इस कदर मायूस हुए हम दिल्ली में यारो, इस कदर मायूस हुए हम दिल्ली में यारो, पहले दिखते थे हसीन चेहरे अब मास्क दिखते हैं है यारो। फिर से पढ़ देता हूँ। कोई कहे कि इस कदर मायूस हुए हम दिल्ली में यारो, पहले दिखते थे हसीन चेहरे अब मास्क दिखते हैं यारो। इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों, क्योंकि दिल्ली बसती है लोगों के दिलों में धड़कन बनकर। अब भला किसी के कुछ भी कह देने से मोहब्बत तो कम नहीं होगी ना, है ना। इसीलिए ये प्यार, ये मोहब्बत हर उस शख्स के दिल की कहानी है जो दिल्ली के लिए अपने दिल में मोहब्बत छुपाए बैठा है, और इसी उम्मीद से दिल्ली आता है कि दिल्ली है मेरी जान जो देती है मुझको पहचान। इसीलिए अपनी मोहब्बत की सुनकर पुकार खिंचे चले आते हैं दिल्ली के बाजार। अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं मशहूर गीतकार संतोष आनंद जी, आइए उनसे बातचीत करते हैं। हेलो हेलो सर, नमस्कार।
नमस्कार, कैसे हैं सतगुरु जी? सर मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप बताइए सर आप कैसे हैं? हम भी सर्दी का मजा ले रहे हैं अकेले अकेले। सर्दी, दिल्ली की सर्दी वैसे कैसे लगती है सर आपको? मुझे तो हर तरह से दिल्ली में पहले ही दिल लगा हुआ है जी। तो कभी को दिल्ली बनी तो अब मैं एक बात जानता हूँ, हर यहाँ की सर्दी भी अच्छी लगती है, यहाँ की गर्मी भी अच्छी लगती है, यहाँ की बरसात भी अच्छी लगती है, कुछ बुरा लगता है नहीं। क्या बात है, दिल्ली का सब कुछ अच्छा लगता है? सब अच्छा लगता है। उम्र के आखिरी पड़ाव तक आ लिए है यहाँ पर यही देखा हमने, मैंने दिल्ली को ऊँचा उठता हुआ देखा है। सबसे ऊंची बिल्डिंग जो पहली ऊंची बिल्डिंग बनी थी आकाश की, वो भी देखा, क्या क्या नहीं देखा। बिल्कुल सर, क्योंकि सीपी के नजदीक ही आप रहते थे, अगर मैं गलत नहीं हूँ, क्योंकि आपसे कई बार बात हुई है और आपने बताया है। और यहाँ पर अब तो ऊंची ऊंची बिल्डिंग बन गई है। दिल्ली का ये परिवर्तन कैसा लगता है आपको? नहीं, ठीक है, जिन लोगों में ठीक है। मैंने तो खुले खुले आसमान में जिंदगी जी है ना शुरू में, तो मुझे तो आज भी वही जी दिखाई दे कुदरत से जुड़ू। आजकल कुदरत से जुड़ा होता ही नहीं है, आदमी फ्लैट में है, ये फ्लैट हो तो बंद होकर रह गया। तो दिल्ली फिर भी अच्छी लगती है, अच्छी लगती है, इसका जवाब तो मेरे पास नहीं है, लेकिन अच्छी लगती है। अच्छी लगती है ना? और बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगा सर, कोई ऐसा वाक्य आपके जिंदगी में दिल्ली से जुड़ा हुआ है जो आप जब याद करते हैं तो वो आपको बहुत प्रोत्साहित करता हो? वाकई तो बहुत है साहब। पहली तो बात यह है कि मैं चल नहीं पाता था तो दिल्ली ने चलना सिखा दिया। मैं दिल्ली में 22 किलोमीटर डेली प्रतिदिन घूमता था। अच्छा। हाँ, बसें नहीं होती थी। मैंने तो बिल्कुल, आप ये देखिएगा कि घर से निकलने के बाद में कैलाश में छोड़ा तो पालन, अगर हवाई जहाज लेने जाते थे तो सारा खाली खाली दिखाई देता था। अब हमको पहचान में नहीं आता है धौला कुआं कब आया, सुबह तो पार्क कब आया, पता ही नहीं पड़ता। अब तो सीधे वो ही लेके जाते हैं, कितने फ्लाई ओवर, कितने ये ओवर, कितने अंडर पास, पता नहीं क्या हो रहा है। यही तो तरक्की है सर, यही तो तरक्की है। लगती है दिल्ली। मतलब एक वो जो किस्सा है वो मुझे अभी भी याद आता है। मैंने गीत लिखा था, एक प्यार का नगमा है। एक प्यार का नगमा है। तो वहां से हम जब प्यार का नगमा लिखा है तो हम पोरबंदर में हमारा प्रोग्राम था, तो वहाँ पर हसरत जयपुरी और नीरज जी ये दोनों भी थे। इन्होंने मुझसे कहा कि सुनाओ तुम क्या लिख के आए हो। तो हमने तो उत्साह था, नए थे, तो इन्हें सुनाया तो इन्होंने मुंह बना लिया। अरे हाँ, बोले के बहुत काट चुके थे। उसके बाद में यहाँ दिल्ली आए तो साहित्य गीतकारों में सब लोग बोले कि ये क्या लिख के आया है। कुछ नहीं, अब मैं साहब मेरी भूख प्यास गायब हो गई संतोष जी। अच्छा। हाँ, अच्छा। उसके बाद में गैप आ गया था तो मैं रोजाना शाम को विष्णु प्रभाकर जी बैठते थे टी हाउस में, कोने पे होता था। तब तो बहुत कम उठमेट की जगह थी जी। तो उसमें टी हाउस में विष्णु प्रभाकर जी, मोहन राकेश, कमलेश्वर और मैं भी पहुंच जाता था। तो वहीं पर साहित्यकार आया जाया करते थे। तो वहाँ पर भी सब लोग
अब ये मेरी नींद गायब हो गई, भूख गायब हो गई। मैं देरी से रात को पहुंचू, घर पे कमरे में जाके अलमला सा सो जाऊं, तो फिर ये शांति लाए आई। तो ये रोजाना सवारी निकलती है राम जी की जी। तो रामचंद्र जी की सवारी थी, तो मैं वहां से आया, थका आ रहा था, घर पे आया तो आवाज आ रही थी बैंड बाजों की। अच्छा। तो उस पर तो मैं घर में पहुंचा, मैं वाइफ से बोला कि भाई आवाज तो ऐसी लग रही है जैसा हम जो लिख के आए हैं वो गाना हो। तो मैंने उन्हें जगाया, वो अनमने से उठे, तो फिर नीचे गए तो पैदल रिक्शा वाला था, वो सोया हुआ था। मैंने उसे जगाया तो मैंने कहा जितने पैसे लेगा उससे भी ज्यादा दूंगा, तो मुझे ले चल। सवारी पहुंच गई थी नई सड़क पे। अच्छा, ओके। वहाँ जब हम पहुंचे तो हर बैंड बाजी बैंड, जिया बैंड, सिमोन बैंड, मास्टर बैंड और मतलब जितने भी हो सकते हैं, शर्मा बैंड, वहाँ टाइम से मैं बता रहा हूँ, आप मुझे पता नहीं है। तो सब में कॉम्पिटिशन चल रहा था सर। रहा था एक प्यार का हुआ है, मौजों की हवा नहीं है, क्या बात, जिंदगी और कुछ भी नहीं, कहानी है। मैंने भाई के कंधे पे हाथ मारा, मैंने कहा चलो वसूल हो गए, पैसे वसूल हो गए। उसके आए, मैंने जब तक जी। तो ये मतलब उस टाइम जो यादें हैं, बिल्कुल सर, वो यादें आज भी जब हम सुनते हैं, हम तो जब ये गीत सुनते हैं, एवरग्रीन गीत है ये, एक प्यार का नगमा है, हमेशा दिल को छू जाता है। मैंने भी नहीं। बिल्कुल सर, वो तो आपने लिखा, आपकी कलम से निकला और आप बेहतर तरीके से जानते हैं, और ये सारी यादों को आप बसाए हुए हैं। सर बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करते हुए, और हम तो बस यही चाहते हैं कि आप यूं ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, फिल्म को सुनते रहें। आप दुआएं और ये रखिएगा कि ये बच्चे जो है, आप पोती लड़कियां, यही है आगे का वंश मेरा। बिल्कुल सर, इसको दुआएं देते रहो। जरूर सर, जरूर सर, जरूर सर, आप कहें और हम न माने सर, ऐसा हो ही नहीं सकता। चलिए बहुत अच्छा लगा, और आपका ही लिखा एक गीत हम सुन लेते हैं सर, फिल्म क्रांति का। सर मेरा भी फेवरेट गीत है जी, चना जोर गरम। चलिए वो सुन लेते हैं। तमन्ना पूरी की थी हमने। जी जी, चलिए बहुत अच्छा लगा सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू, धन्यवाद। तुम तरम, तुम तरर, तुम तरम, तुम तरर, तुम तरम, तुम तरर, तुम तरम, तुम तरम तरम। दुनिया के हालात धर्म पर अपना एक करम, चना जोर गरम, चना जोर गरम बाबू मैं लाई मजेदार, चना जोर गरम, चना जोर गरम बाबू मैं लाया मजेदार, चना जोर गरम। मेरा चना बना है आला, जिसमें डाला गरम मसाला, इसको खाएगा दिल वाला, चना जोर गरम। मेरा चना खा गया गोरा, मेरा चना खा गया गोरा, खा के बन गया तगड़ा घोड़ा, मैंने पकड़ के उसे मरोड़ा, मार के टंगड़ी उसको तोड़ा, चना जोर गरम, चना जोर गरम बाबू मैं लाया मजेदार, चना जोर गरम। जी हाँ दोस्तों, हर हिंदुस्तानी का यही एक सपना होता है कि वो एक बार दिल्ली आए, यहाँ की चकाचौंध देखे, लोगों के बारे में जो सुना उसको महसूस करे, और ये सपना कईयों का पूरा हो जाता है, और कई इसी उम्मीद से रहते हैं कि एक दिन जरूर आएगा, वो दिन आएगा जब वो भी दिल्ली को अपना कहेंगे कि हाँ तू है, तू है, तू है। दोस्तों आप बने रहिएगा, सुनते रहिएगा दिल विच दिल मेरे साथ, यानी दिल विच दिल्ली मेरे साथ, यानी एसआर यानी संतोष राव के साथ, क्योंकि दिल विच दिल्ली जारी रहेगा 4 बजे तक। बहरहाल अभी आप आनंद लीजिए इस खूबसूरत गीत का जो दिल से निकल रहा है आपके लिए। जो ख्वाब
ख्यालों में सोचा नहीं था तूने मुझे इतना प्यार दिया। मैं जब भी जहां भी कड़ी धूप में था तेरी जुल्फ ने मुझ पे साया किया। दिल्ली वालों को रेनबो की सौगात दिल विच दिल्ली, यानी दिल्ली एनसीआर विद एसआर। इस कदर तुमसे हमें प्यार हो गया, हद से ज्यादा हद से पार हो गया। इस कदर तुमसे हमें प्यार हो गया, हद से ज्यादा हद से पार हो गया। दिन तेरी चाहतों में गुजरने लगे, दिल कहे हर घड़ी तुमसे मिलने चले। हर दम बैठे रहे, डूबे रहे तेरे आँखों में। इस कदर तुमसे हमें प्यार हो गया, हद से ज्यादा हद से पार हो गया। जी हाँ, दिल्ली की मोहब्बत ही ऐसी है कि एक बार हो जाए तो जिंदगी भर के लिए हो जाती है। दिल्ली के लिए ये इकरार एसएमएस के माध्यम से हम तक पहुंच रहा है। पीतमपुरा दिल्ली से प्रज्ञा ने लिखा है कि ना दिन को चैन मिलता है और ना रात को करार, ना दिन को चैन मिलता है और ना रात को करार, करते हैं हम खुलेआम अपनी मोहब्बत का इकरार। वाह, क्या बात है। हाँ, हमें मोहब्बत है जनाब आपसे दिल्ली, क्योंकि मेरे ख्वाबों और मेरी जिंदगी में तुम बस चुके हो। क्या खूब लिखा है प्रज्ञा जी आपने, बहुत अच्छी बात आपने लिखी है। मोहब्बत ही दिल्ली से ऐसी हो जाती है, क्योंकि दिल्ली है ही ऐसा शहर जिसे जो भी एक बार देखता है, समझता है, उसे प्यार हो जाता है। दोस्तों, अगर आप भी अपनी इस मोहब्बत को दिल्ली के प्रति आप बताना चाहते हैं तो आप मैसेज भेजिए। पहले टाइप करिए रेन, RAIN, स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, जगह का नाम लिखिए और भेज दीजिए 53010 पर। जी हाँ, 530110 पर आप भेज सकते हैं, लेकिन आप व्हाट्सएप नंबर यूज मत करिएगा, क्योंकि व्हाट्सएप नंबर अभी मैं यूज नहीं कर रहा हूं। तो आप मुझे रेन पर ही टाइप करके भेजिए मैसेज। पहले टाइप करिए रेन, RAIN, स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, जगह का नाम लिखिए और भेज दीजिए 53010 पर। जी हाँ, अच्छी छोटी पोएम लिखिए दिल्ली शहर से संबंधित। अगर आज नहीं पढ़ पाए तो अगले हफ्ते जरूर पढ़ूंगा, तो आप भेजना भूलिएगा मत। और आपकी इसी मोहब्बत पर आपके लिए एक प्यारा सा गीत हम सुनाना चाहते हैं आकाशवाणी के FM रेनबो पर। तो सुनते रहिए कार्यक्रम दिल विच दिल्ली, एसआर यानी संतोष राव के साथ। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना के तहत दिल विच दिल्ली, एसआर यानी संतोष राव के साथ। आकाशवाणी FM रेनबो। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो, मेरे साथ यानी एसआर यानी संतोष राव के साथ। प्रोग्राम चल रहा है दिल विच दिल्ली। अभी गीत हमने आपको सुनाया था मरजावा फिल्म का, जुबिन नौटियाल की आवाज में तुम ही आना। वैसे तुम ही आना, इस गीत को याद सुनते सुनते मुझे याद आने लगी अगली प्रेजेंटर की, वो कब आएंगी। अगर आप भी सोच रहे हैं कि आप भी इंतजार कर रहे हैं तो रखिए आप संतोष के साथ संतोष, क्योंकि आपके बदले मैं इंतजार कर रहा हूं। पिछले हफ्ते मुझे समोसा खाने को मिला था, आज शायद क्या मिलेगा। खैर छोड़ देते हैं समय पर, इंतजार करते हैं जब वो आएंगी तो देखेंगे वो हमारे लिए क्या लेकर आई हैं। बहरहाल आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 2015 की फिल्म तमाशा, और इस रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म को डायरेक्ट किया है इम्तियाज अली ने। जैसा हम कई बार बात कर चुके हैं और आपको भी इस कार्यक्रम में बता चुके हैं कि दिल्ली से बड़ा लगाव है फिल्म निर्देशक इम्तियाज अली को, इसीलिए उनकी हर फिल्म दिल्ली में जरूर शूट होती है। और इस फिल्म तमाशा को भी इस
दिल्ली शहर में फिल्माया गया जिसमें रणबीर कपूर के साथ दीपिका पादुकोण थी। खैर, इससे पहले कि हम इस फिल्म की शूटिंग लोकेशंस के बारे में आपको बताएं कि कहां-कहां इस फिल्म को फिल्माया गया, पहले सुन लेते हैं इस फिल्म का वो गीत जो दिल्ली में फिल्माया गया। कहां फिल्माया गया बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी आनंद लीजिए आप उसी गीत का, बेहतरीन गीत का, अरिजीत सिंह की आवाज और श्रेया घोषाल की आवाज में। दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का एफएम रेनबो, मेरे साथ यानी एसआर यानी संतोष राव के साथ प्रोग्राम चल रहा है दिल विच दिल्ली। और दोस्तों, ये गीत हमने आपको सुनाया फिल्म तमाशा का, जिसके बारे में हम बात करेंगे। अलका याग्निक और अरिजीत सिंह की आवाज में, मैंने गलती से बोल दिया था श्रेया घोषाल, लेकिन ये आवाज है अलका याग्निक की। बहरहाल हम आपको बताएं ये फिल्म तमाशा, इससे पहले कि हम आपको डिस्क्लोज करें कि ये दिल्ली शहर में ये गीत कहां फिल्माया गया और फिर इस फिल्म की शूटिंग कहां और दिल्ली शहर में हुई, हम आपको बता दें कि इस फिल्म की शूटिंग है ना कुछ जगहों पर हुई और पूरी फिल्म इम्तियाज अली ने क्रिएट कर दी। सबसे पहले जो फिल्म की शूटिंग जो सबसे पहले शुरू हुई वो फ्रांस में कोर्सिका, एक जगह शहर का नाम है, वहां से इन्होंने 30 दिन का शेड्यूल रखा था। वहां पर रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण का वहां से फिल्म की शूटिंग इन्होंने शुरू की थी। और उसके बाद ये शिमला आए थे। शिमला में कई सीन फिल्माए गए हैं, क्योंकि फिल्म अगर आपने देखी है तो आपको पता होगा कि रणबीर कपूर का जो बचपन है, चाइल्डहुड है, वो वहीं पर दिखाया गया है कि वो शिमला से बिलोंग करते हैं। और इसीलिए शिमला में इस फिल्म की शूटिंग जैसे कि बिशप कॉटन स्कूल है वहां पर फिल्माया गया, रिज रोड है वहां पर इस फिल्म की शूटिंग की गई, हिल टाउन है जो शिमला में है वो भी वहां पर इस फिल्म को फिल्माया गया। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि दीपिका पादुकोण इस फिल्म में जो तारा का किरदार निभा रही थी, तारा महेश्वरी का, वो कोलकाता की दिखाई गई थी। वैसे मारवाड़ी गर्ल दिखाई गई थी लेकिन कोलकाता से बिलोंग करती थी, इसीलिए कोलकाता में एक शिमला के बाद इसको रखा गया था शूटिंग का शेड्यूल। और वहां पर सबसे पहले जो पहले सीन फिल्माया गया था वो था कि दीपिका पादुकोण नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट पर लैंड करती हैं और वहां के बाद फिर कुछ और जगह पर इस फिल्म को फिल्माया गया, जैसे विक्टोरिया मेमोरियल है, बहुत ही फेमस है कोलकाता में। अगर आप गए हैं तो आप देखेंगे, आप अगर नहीं गए हैं तो एक बार जरूर जाइएगा और देखिएगा, बेहतरीन प्लेस है ये और वहां पर विजिट कीजिएगा। और इस विक्टोरिया मेमोरियल के साथ में एक रविंद्र सदन है, वहां पर इन्होंने जो रोड है जो नियर रविंद्र सदन है वहां पर भी कुछ शॉट इन्होंने लिए थे। और कोलकाता में ही इस फिल्म का एक गीत है, हीर तो बड़ी सैड है, आपने सुना होगा, वो भी काफी फेमस हुआ। ये गीत भी कोलकाता में फिल्माया गया। उस कोलकाता के बाद फिर इन लोग दिल्ली शहर आए और दिल्ली में और गुड़गांव में इन्होंने कुछ सीन क्रिएट किए थे और उस फिल्म को मतलब फिल्माया गया था। और इस फिल्म के उस लोकेशंस के बारे में बताने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं 40 साल से फिल्मों पर पारखी नजर रखने वाले चंद्रमोहन शर्मा, उनसे बात करते हैं। हेलो। हाँ, नमस्कार सर। आकाशवाणी रेनबो के श्रोताओं को, दिल्ली के श्रोताओं को मेरा आज का सर बहुत बहुत नमस्कार। सर आपको भी नमस्कार। ये प्यारा सा गीत हमने फिल्म तमाशा का सुनाया। जी सर, बिल्कुल तमाशा फिल्म। और मैं एक जानकारी दूंगा उनके अपने श्रोताओं को आकाशवाणी के कि जब ये फिल्म शूट की गई थी तो इस फिल्म का इम्तियाज अली चाहते थे, जो इन्होंने टाइटल रखा था, जो इन्होंने टाइटल इम्पा से बकायदा रजिस्टर कराया था, वो था विंडो सीट। अच्छा, ओके। विंडो सीट से साजिद नाडियाडवाला फिल्म के को प्रोड्यूसर से उनको लगा कि नहीं है तो मैसेज ये जाएगा, ये इंग्लिश फिल्म है या इंग्लिश बनी हुई है, हिंदी इंग्लिश मिक्स है और छोटे सेंटर में बिजनेस ही मिलेगा, तो उन्होंने फिल्म को बदल दिया। उन्होंने कहा नहीं, ये विंडो सीट देखते हैं, तब फिल्म का टाइटल हुआ था उसका तमाशा। लेकिन बॉक्स ऑफिस पर तमाशा बन गई ये फिल्म। बिल्कुल जी, तमाशा जो है कहा जाए तो एक किस्म से बहुत बड़े बजट की पिक्चर थी। अभी आपने बताया हमारे श्रोताओं को कि फिल्म कहाँ शूट की गई। फ्रांस से फिल्म का शूटिंग लोकेशन शुरू हुआ, आते आते दिल्ली तक पहुंची, चूंकि दिल्ली इम्तियाज अली के दिल के नजदीक है। बिल्कुल।
आप कॉकटेल, उनकी कोई पिक्चर देख लीजिए, जरौका, कुछ भी फिल्म देख लीजिए, दिल्ली की यूनिवर्सिटी में शूटिंग करेंगे, साउथ दिल्ली करेंगे, कनाट प्लेस करेंगे, चांदनी चौक करेंगे, ये लोग शूटिंग दिल्ली में जरूर करते हैं। यही वजह रही कि उन्होंने दीपिका पादुकोण और रणबीर कपूर को लेकर के दिल्ली के हौज खास गांव के अंदर फिल्म में 2 दिन उन्होंने वहां पर लगातार था शूटिंग को। जी, और ये गीत भी वहीं पर फिल्माया गया। जी, ये फिल्म का जो है वो जो गाना जब भी आपने हमें श्रोताओं को सुनाया, ये गाना उसी लोकेशन पर हुआ। उसके अलावा उन्होंने फिल्म के कुछ हाईवे के सीन लिए और फिर इसके बाद चले गए थे हुड्डा सिटी गुड़गांव से। जी जी, हुड्डा सिटी का जो मेन इलाका है, वहाँ पर एक क्लब है DLF वालों का, वहाँ उन्होंने फिल्म को 1 दिन का शेड्यूल था इनका, जो शूट की गुड़गांव के अंदर जी, जो इनके कोऑर्डिनेटर बताते हैं कि वहां पर शूटिंग उनके 1 दिन का था। एक मानेसर का लोकेशन दिया था उन्होंने सर। जैसे ही आप दिल्ली बॉर्डर क्रॉस करते हैं ये गुड़गांव वाले हाईवे पे, तो मानेसर बॉर्डर के साथ का शूट था, वहां पर भी दीपिका और रणबीर दोनों का सीन था सर जी। लेकिन मेन जो शूटिंग रहेगी दिल्ली की, क्योंकि इस फिल्म में सिचुएशन ऐसी थी कि ज्यादातर शूटिंग कोलकाता, शिमला, बाहर हो रही थी, तो दिल्ली में फिल्म का बहुत ज्यादा शूटिंग या खांजे में लोकेशन नहीं हो पाई। स्कोप नहीं था एक्चुअली स्टोरी में। जी बिल्कुल, कहानी आपने बिल्कुल बताई है हमारे श्रोताओं को, स्कोप भी नहीं था। ये तो कहा जाता है ना जी, आपका चाह होती है, आपका प्यार होता है, तो आप कहते हैं मैं जरूर जाऊंगा। जैसे राकेश ओम प्रकाश मेहरा कोशिश करते हैं दिल्ली में जरूर आए, इम्तियाज अली ने उसी अपनी ख्वाहिश को दिखाने के लिए कहा जाए, दिल्ली से प्यार को दिखाने के लिए तमाशा को रणवीर और दीपिका को लेकर के दिल्ली पहुंचे और कुछ सीन उन्होंने क्रिएट किए और फिल्मा लिया। क्योंकि लगता है हमेशा हम यही बात हमेशा करते हैं इम्तियाज अली के लिए कि दिल्ली उनके लिए लकी है और इसीलिए वो हर फिल्म को शूट जरूर करते हैं। जरूर सर बिल्कुल, क्योंकि यही आपने बिल्कुल सही कहा। उनको लगता है कई डायरेक्टर हैं सर ऐसे जो अक्षय कुमार भी शूट करते हैं, कोशिश करते हैं दिल्ली में मुझे लोकेशन जरूर मिले, 1 दिन की मिले, 2 दिन की मिले, कहीं ना कहीं लगा हुआ है। इम्तियाज अली के साथ है तो अच्छा रहा, वो वाली लोकेशन बहुत अच्छी थी। उन्होंने जो खास गाँव में गाने को शूट किया, दिल्ली की पब्लिक ने उसको एंजॉय किया और जो साउथ दिल्ली की मूवी और इनके दीपिका के फैंस थे तो खूब वहां जमे। और दीपिका की सबसे बड़ी तारीफ है कि दीपिका ऐसी एक्ट्रेस है बॉलीवुड की जो अपने फैंस से मिलकर रहती है, फैंस से कभी दूरियां नहीं बनाती। जी, वैसे रणबीर कपूर के लिए भी दिल्ली काफी वो है, दिल के करीब है। उनकी कितनी फिल्में हैं जो दिल्ली में रिलीज हुई हैं, मतलब शूट हुई है। आधा परिवार दिल्ली गया था जी, सिस्टर उनकी दिल्ली में है, उनके और परिवार से मुजाहिदा के परिवार दिल्ली से है, तो ये लोग दिल्ली से नजदीक है। तो हमें लगता है कि दिल्ली कहीं ना कहीं बॉलीवुड वालों में बड़ी जगह बनाती है। यही वजह रही कि कहाँ फ्रांस में शूटिंग शुरू होती है, शिमला आती है, कलकत्ता आती है, लेकिन उसके बावजूद उन्हें लगा कि दिल्ली के बिना ये फिल्म पूरी नहीं हो पाएगी। बिल्कुल, रणबीर कपूर आलिया भी शूटिंग कर रहे हैं दिल्ली में, बस उनका शेड्यूल खत्म होने वाला है। जी आजकल का शूट चल रहा है जी। चलिए, बहुत अच्छा लगा, आपने ढेर सारी बातें बताई इस फिल्म के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने। बहुत शुक्रिया सर, आपको श्रोताओं को नमस्ते। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना के तहत दिल विच दिल्ली, SR यानी संतोष राव के साथ। आकाशवाणी FM रेनबो। तेरा हो लिया तेरे हुस्न के पानी में बेबी मैंने अपना मुंह धो लिया। ऐसे तू नाचे जैसे बाग में नाचे मोरनी, नजर पहली में दिल ले गई तू दिलों की चोरनी। क्या तेरा इरादा है, इतना नखरा क्यों ज्यादा है? देखी मैंने लख पर देखी ना तेरे पर की होनी। चौकी बाजे लड़के नाचे हाथ सिखा के कमर हिला के, तुझे पटा लूं अपने बना लूं रोमांटिक गाना गा के। Yeah.
दोस्तों, इसी बीट पे डांस करते हुए ज्योति आनंद आ चुके हैं स्टूडियो में। जी हाँ, और लाई हैं क्या हमारे लिए थोड़ी देर में बताऊंगा, नहीं तो मेरे मुंह में भी पानी आ जाएगा, मैं बोल नहीं पाऊंगा। हमारे पास ढेर सारे मैसेज आए हुए हैं, जैसे कि हमारे जो मैसेज किया है विजय धाली करके हैं, ये श्रीपुर बाजार से हैं और कह रहे हैं दिल्ली खूब सुंदर शहर है, हम एक बार गया था 2015 में, हमें खूब अच्छा लगा। इनकी थोड़ी लैंग्वेज थोड़ी वैसी थी, इन्होंने वैसा लगा, शायद मैंने सही पढ़ा। शौकत अली कह रहे हैं मैं फर्स्ट टाइम दिल्ली आया और दिल्ली में ही दिल्ली के दिल में बस गया है, मतलब दिल्ली इनके दिल में बस गया है। स्वाति सहारनपुर से कह रहे हैं कि दिल्ली मेरी जान है। शौकत अली हैं, कह रहे हैं दिल्ली से, बिहार से हैं ये, और ये कह रहे हैं कि आई लव दिल्ली। और लल्ला निशाद बाराबंकी यूपी से कह रहे हैं आई लव माई दिल्ली। सहारनपुर से इल्मा ने भी कहा है सो स्वीट दिल्ली, आप लोग बहुत प्यारे हैं। और एक हमारे पास एक अच्छी खासी पोएम भी आई है, कह रही हैं, ये सविता हैं मुजफ्फरनगर की, कह रही हैं कि बस जाएगी रग रग में दिल्ली, बस जाएगी रग रग में दिल्ली, कब ऐसा हमने सोचा था, दिल्ली का था सफर सुहाना, ये उनसे मिलकर जाना था, उनसे आंखें चार हुई जब वो चांदनी चौक निराला था, हम खो गए थे भीड़ में कुछ, ये शहर भी तो अनजाना था, बस सोच रहे थे खड़े खड़े, पीछे से किसी ने पुकारा था, देखा तो मुस्काए मन ही मन, ये चेहरा जाना पहचाना था, पहचान हुई और बात बढ़ी, उनसे फिर मुलाकात हुई, जन्मों के साथी बन बैठे, ये दिल्ली से मिला नजराना था। वाओ, क्या बात है। अजी अभी कहाँ चले, अभी तो पिक्चर बाकी है। दिल विच दिल्ली में बने रहिए SR यानी संतोष राव के साथ FM रेनबो पर। आकाशवाणी FM रेनबो। जी हाँ दोस्तों, आप बने रहिए SR यानी संतोष राव के साथ सिर्फ 3 मिनट के लिए और, क्योंकि उसके बाद ज्योति आनंद आ जाएंगी परवाज है काम तेरा प्रोग्राम लेकर। लेकिन हाँ, जाते जाते हम आपको बताएं वो हमारे लिए बहुत ढेर सारा खाना लाई हैं। जी हाँ, 3 घंटे प्रोग्राम करके ना भूख लगने लगती है। और हमारे आकाशवाणी में हमारे एक मदन भैया हैं, वो समोसे बड़े मजेदार बना के लेकर आते, कहाँ से लेकर आते मुझे नहीं पता, लेकिन समोसे और चाय बहुत बढ़िया उनकी होती है। चाय तो ये पीकर आ गई हैं, अब चाय मैं बाद में पीऊंगा, लेकिन समोसा मेरे लेकर आई हैं और उसके साथ कुछ और मीठा भी लाई हैं। मीठा तो आपको पता है मैं कितना पसंद करता हूं। बहरहाल मैं इन सब चीजों का आनंद लूंगा और आप आनंद लीजिए आकाशवाणी के कई और प्रोग्राम्स का, जैसे परवाज है काम तेरा ज्योति आनंद के साथ। नमस्कार।